जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं फरजाना अफसर फ्रॉम क्रिएटिव माइंड्स मीडिया। आज ये मेरा पहला शो है क्रिएटिव माइंड्स मीडिया का विद अ गेस्ट। जो मेरे साथ गेस्ट हैं वो तनवीर ज़मान खान साहब मौजूद हैं। बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं और कॉलम निगार हैं और उन्होंने कई किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं। और इसके साथ-साथ जो है वो बहुत गहरी नज़र वो रखते हैं इंटरनेशनल, नेशनल पॉलिटिक्स पे, पाकिस्तान की, यूके, यूरोप और बहुत उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है। सो आई एम रियली ऑनर्ड टू हैव हिम ऑन बोर्ड विद मी टुनाइट। तो तनवीर ज़मान खान साहब, आपको बहुत मैं खुशामदीद कहती हूँ, वेलकम कहती हूँ आपके प्रोग्राम क्रिएटिव माइंड्स मीडिया के इस शो में। जी, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच और आपको इस चैनल को शुरू करने की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। क्रिएटिव माइंड मीडिया ये आपको दुआ है कि आप इसको कामयाबी से चलाएँ, ताकि इससे लोगों की एक जो शऊर का लेवल है वो बुलंद हो और इससे लोगों के हकूक़ की आवाज़ उठाई जाए और लोगों को एक आज़ादी, अमन और एक भाईचारे की फ़िज़ा में आप एक बेहतर किरदार अदा करें। बल बहुत मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने का। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर वेरी काइंड वर्ड्स। आज हम आपके साथ बात करना चाहेंगे और अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे। जैसा कि आपको सबको हमारे व्यूअर्स को आपको मालूम है कि लास्ट ईयर जो यूके में जो गवर्नमेंट 3 दफ़ा चेंज हुई है, मतलब गवर्नमेंट वही थी लेकिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो चेंज हुए हैं। कंज़र्वेटिव पार्टी के पहले बोरिस जॉनसन थे, फिर उन पे जो है वो नो कॉन्फिडेंस हुआ और उसके बाद लिज ट्रस आई, वो कुछ हफ़्ते ही कायम रहीं। और लिज ट्रस के बाद जो है वो फिर ऋषि सुनाक जो है वो इस वक़्त फिर प्राइम मिनिस्टर बन गए। लिज ट्रस को भी ज़ाहिर है कि नो कॉन्फिडेंस की बेसिस पे वो चली गईं। तो अभी ये सूरत-ए-हाल है कि आज आपको जैसे कि पता है व्यूअर्स को कि लेबर पार्टी जो है वो अपोज़िशन पार्टी है, बड़ी पार्टी। और जो रूलिंग पार्टी है वो कंज़र्वेटिव पार्टी है यूके की। तो आज जो लेबर पार्टी के जो लीडर हैं, यानी जो अपोज़िशन लीडर हैं यूके के, उनका नाम है सर कीयर स्टारमर। उन्होंने आज अपनी एक वेरी फर्स्ट स्पीच इन द न्यू ईयर जो डिलीवर की है, प्रेस रिलीज़ उन्होंने डिलीवर की है और उसमें वो उन्होंने कहा है कि हमारे कंट्री को, यानी कि यूनाइटेड किंगडम को, बरतानिया को एक बिल्कुल नई गवर्नमेंट की ज़रूरत है, नई रिफ़ॉर्म्स की ज़रूरत है। और वो जो है वो बनाते हैं कि वो टेक बैक कंट्रोल बिल, यानी कि जो वेस्टमिनिस्टर के पास जो पावर्स हैं वो लेके तो डिवोल्यूशन की जाए। तो जो पावर्स है वेस्टमिनिस्टर के पास वो कम होनी चाहिए। तो आप ज़रा हमें ये एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि वो इस बारे में एक फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कंट्रोल बिल क्या है? आप इसके बारे में हमें ज़रा व्यूअर्स को बताइए, समझाइए ताकि हमें आसानी हो इस पॉलिटिक्स को समझने की और फिर उसके बाद हम फर्दर बात करते हैं। थैंक यू। देखिए, जो सियासी रहनुमा होते हैं बुनियादी तौर पे, वो असल में तो लोगों के मसाइल की आवाज़ होते हैं। वो लोगों के इश्यूज़ को समझते हैं और उसको एक तरीके से आर्टिकुलेट करके वो लोगों के सामने और फिर आगे आने वाले अपने एक हुकूमत के जो उनके इरादे होते हैं, वो अपने उस इरादों के अंदर, जिसे हम आम तौर पे पार्टी मंशूर कहते हैं, वो उसका हिस्सा बनाते हैं और वो लोगों से वादे करते हैं कि अगर उन्हें मौका दिया गया, ये जो बरतानिया के अंदर होता है, मैं इसमें पाकिस्तान या उनकी मिसाल नहीं दे रहा कि जहाँ पे वादे किए जाते हैं जो बाद में जो मतलब है उनके अंदर कोई वादे पूरे करने के, वो वादा ही क्या जो इफ़ा हो गया, वो वहाँ वहाँ का सूरत-ए-हाल और है। लेकिन यहाँ पे जो वादे किए जाते हैं, उनके अंदर एक कैलकुलेशन हमने लिज़ा ट्रस को भी देखा कि लिज़ ट्रस जो है वो आपने उसने जो वादे किए थे बज़ाहिर के वो आगे इकोनॉमी को पूरी तरह से टर्न अराउंड कर देगी। लेकिन उसने जैसे ही आई उसको थोड़ी देर के बाद एहसास हुआ कि वो नारे तो सारे ऐसे हवा में ही थे, उससे उससे कुछ हो नहीं सका और उसे बिल आखिर स्टेप डाउन होना पड़ा और उसे जो पार्टी उसे लेके आई थी, वही पार्टी उसके खिलाफ हो गई और चंद हफ्तों में ही उसको उड़ा दिया उन्होंने। तो ये एक लेबर पार्टी ने अब जो सारा सिलसिला किया है, जो उन्होंने वादे कर रहे हैं, क्योंकि भारत के 13 साल हो गए लेबर पार्टी इक़्तिदार से बाहर है। टोनी ब्लेयर के बाद से, गॉर्डन ब्राउन के बाद से अब इनको उसके बाद मौका नहीं मिला और अब जो सूरत-ए-हाल है वो मुसलसल जो कंज़र्वेटिव्स के हाथ में है। कंज़र्वेटिव की सियासत ने पाकिस्तान के जो एक यहाँ की बरतानिया की सियासत में जो तब्दीली लेके आए हैं, उसने पाकिस्तान इसके सारे उसका एक बरतानिया की सियासत में एक इंतहाई एक नेगेटिव रोल प्ले किया है। इससे हम देख रहे हैं कि आज बरतानिया की इकोनॉमी, बरतानिया की सारी सियासत जो है, वो सारी की सारी एक तरह से गैर नुमाइंदा किस्म की सियासत हो गई है। हुँ, गैर नुमाइंदा इस तरह से कि तीसरा प्राइम मिनिस्टर जो कि एक बराह रास्त इलेक्ट होके नहीं आया,
बल्कि वो एक पार्लियामेंट के वोट के साथ इलेक्ट होके आया है। पहले लिज ट्रस आई, उसके बाद अब ये भी आया। और उससे पहले जॉनसन ने भी 2 दफा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया। तो इससे ये महसूस हो रहा है लोगों को और पार्लियामेंटेरियंस को कि ये एक गैर नुमाइंदा एक तरह से हुकूमत है जो इस वक्त टोरी अवाम पे मुसल्लत है, जिसके पास मसाइल का वो हल मौजूद नहीं है, जिसके पास वो चीजें वो अवाम के साथ कमिटमेंट भी नहीं है। और उस कमिटमेंट तो दूर की बात है, वो डिबेट भी नहीं हुई कि मसाइल क्या हैं। तो इसलिए इनसे अब वो मसाइल हल नहीं हो पा रहे, वो चीजें इनके हाथों से निकलती जा रही हैं। वो मईशत के लिए वो कभी जिसको अभी के स्टामर ने कहा है कि ये एक तरह से पैच वर्क हो रहा है, ये एक प्लास्टरिंग है, ये एक आप एक मरम्मत कर रहे हैं, आप एक तरह से जो है वो रफू कर रहे हैं। आप उस सूरत हाल को इस तरीके से खराब कर रहे हैं कि जो एक नई सूरत हाल तकाजा कर रही है। आपने कहा कि आपने ब्रेग्जिट किया, आपने कहा कि आप यूक्रेन की वॉर में चले गए, हम कोविड से निकल के आए। अब ये अगर हम इतने इतने बड़े इश्यूज से हम निकल के आ रहे हैं, तो फिर उसके बाद तो फिर एक आपके पास एक जामी प्रोग्राम होना चाहिए। आपने तो लोगों को कहा था कि ब्रेग्जिट के बाद बरतानिया जो है पता नहीं कौन से आसमान पे निकल जाएगा तरक्की करके। बरतानिया तो उसके बाद एकदम से उसकी तमाम मीशत, उसकी सियासत, हर चीज जो है, आपको यूरोप में जाए आपको वो इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता। तो आपने तो अपना सियासी तौर पे एक सकाफती हवाले से और आपने मुइशत आपने अपनी मुइशत का जो बेड़ा गर्क किया उससे जो बरतानिया के 6.5 करोड़ अवाम है वो बुरी तरह से मुतासर हैं। और वो उस महंगाई से बुरी तरह से चिलचे वो इस वक्त चीख रहे हैं कि ये आपने लोगों की जो बाइंग पावर है, जो लिविंग एक्सपेंसेस है, उनको आसमान पे पहुंचा दिया है। लोगों की बाइंग पावर नीचे चली गई है। लोग जी। अपनी जो उनके पास एक अवेलेबल आमदनी थी, उस आमदनी से उनका गुजारा नहीं हो रहा। उसके ऊपर तमीर भी साहब, सॉरी, आपके मैं पास आपसे यहाँ पे एक सवाल करना चाहूंगी क्योंकि फिर बात चलती रहेगी, बात से बात निकलती है। तो अभी आपने बात की ब्रेग्जिट के बारे में, और ब्रेग्जिट के ज़ाहिर है बहुत सारे जो डैमेजेस हुए हैं मईशत को, इकोनॉमी को, वो हम सब भुगत रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि हम सबको पता है कि जो ब्रेग्जिट जो था वो रेफरेंडम के जरिए हुआ था। उसमें कैंपेन चली थी कि जो लोग वोटिंग करें, कि जो लोग ब्रेग्जिट के हक में हैं या जो लोग रिमेन के हक में हैं, यानी टू रिमेन इन यूरोपियन यूनियन। तो उसमें जाहिर है कि जो ब्रेग्जिट के वोट ज्यादा थे। तो अब आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? क्या वो वाकई वो फील कर रहे हैं? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ब्रेग्जिट के जो ऑब्वियसली उसको सेटल होने में टाइम लगेगा, जब एक तूफान उठता है तो फिर उसको सेटल टाइम लगता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है वो नॉर्मल उस पे आ जाती हैं। तो आपको कैसा लगता है कि क्या ये सिचुएशन, ये सूरत हाल बेहतर हो पाएगी, या इंग्लैंड जो है वो जिस तरीके से इंग्लैंड चाहता था कि वो ब्रेग्जिट करके अकेले अपने दम पे खड़े होके, और वो अपने इंग्लैंड कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन फीट बेसिकली। तो क्या ये पॉसिबल है आइंदा आने वाले कुछ सालों में? देखिए, मैं तो बुनियादी तौर पे समझता हूँ कि ब्रेग्जिट जो किया गया वो बेसिकली तो एक अपर क्लास ने, बड़ी कंपनियों ने, बड़े जो यहाँ पे मल्टी कॉर्पोरेट थे, उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी के जरिए किया ताकि वो यहाँ पे एक अंधा मुनाफा कमाएं और वो उनकी मर्जी से यहाँ पे जो कुछ हो उनकी मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक हो। मैं समझता हूँ कि अब आप ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपके किसी हमसाय मुल्क के साथ ताल्लुकात हैं और आपका उनके साथ तजारत भी है, आप उस तजारत को बंद करके अब कौन सी पॉलिसी लेके आएंगे कि जिस पॉलिसी के तहत आप एक नेबर से जो कि आपसे 50-60 मील 100 मील दूर है, आप वहां से कोई चीज लेके आ रहे हैं और आप उसको बंद कर देते हैं और आप 800 1000 मील दूर या इससे ज्यादा माइल्स दूर वाले लोगों के साथ ट्रेड स्टार्ट करेंगे और आप कहेंगे हम कोई इसमें से इकोनॉमिक हल निकाल लेंगे। ये तो एक कॉमन सेंस से आ रही बात है। यही चीज ब्रेग्जिट में है कि आपने यूरोपियन यूनियन के साथ जो एक आपका ट्रेड था, बिजनेस था, वहां से चीजें इंपोर्ट हो रही थी, तकरीबन 600 बिलियन पाउंड्स की जो थी, वो एक आमदोरफ्त दो तरफा ट्रेड थी, जो कि सारी की सारी बुराई, जो कि बहुत ही बुरी तरह मुतासर ही नहीं हुई, बल्कि उसमें से बहुत सारा बिजनेस जो है वो बरतानिया से निकल गया। बहुत सारे बड़े बड़े जो यहाँ पे हमारी कंपनीज थी बरतानिया की, हमने देखा कि वो जैसे ही बहुत सारी कार मैन्युफैक्चरर्स थे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर के यहाँ पे कंपनीज मौजूद थी, उन्होंने जैसे ही ब्रेग्जिट का सारा सिलसिला देखा, उन्होंने यहाँ से अपने हेड ऑफिस भी उठाए, यहाँ से अपनी फैक्ट्रियां बंद की और वो यूरोप में चले गए क्योंकि वो मेन लैंड के अंदर, वो ज्यादा ममालिक के अंदर वो मार्केट अवेलेबल है, जबकि बरतानिया तो एक मुल्क है। इसलिए उन्होंने यहाँ से अपने हेड ऑफिस उठाए, यहाँ से चीजें निकल गई। अब वो चीजें जो यहाँ पे बन रही थी, या वो चीजें जो ड्यूटी के बगैर यूरोप से यहाँ पे आ रही थी, वो सारी की सारी बंद हो गई हैं।
अब उनकी जगह पे अब आपको उनका अगर मंगवानी है तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है, टैक्स पे करते हैं, साथ में आपको इमिग्रेशन लॉज, उनकी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, सारे उसके ऊपर, लॉजिस्टिक्स के ऊपर जो आपके इमिग्रेशन लॉज हैं वो आते हैं। वो सारी चीजें जो है एक टाइम और कॉस्ट के हवाले से उन्होंने पूरी मार्केट को पूरी तरह से मुतासर किया है, जिसके नतीजे में यहाँ पे एक महंगाई का सैलाब भी आया है। तो अब जाहिर है कि एक अगर पिछले तवील अरसे से ये तमाम इश्यूज को, यूक्रेन वॉर और ये सारे सिलसिले को आप चला के जब आप देख रहे हैं, तो उसके अंदर कंजर्वेटिव जो हैं या टोरी पार्टी जो है, उनके पास कोई इस सरमायादाराना निज़ाम के, बेसिकली तो मैं समझता हूँ ये पूरे एक सरमायादाराना निज़ाम का एक अलमिया है कि उसके पास अब सूरत हाल को आगे चलाने के लिए मसाइल के हल को कोई उनको दिखाई नहीं दे रहे। वो उसी पैचवर्क के साथ ये जो आपने बात की ना कि ये प्लास्टरिंग हो रही है, ये प्लास्टर जी, इकोनॉमी जो है, ये सारी की सारी असल में तो एक पैच वर्क है, एक रफू जी। साजी है कि आप चीजों को जी। जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए इनसे मसाइल हल नहीं होंगे जब आपने जी, इतने वो जी, जी। बुनियादी। जी, सॉरी। जी, वही आपकी जो आपने अभी फरमाया कि वो सर कियर स्टारमर ने यही अपनी स्पीच में कहा है कि दिस इज़ अ स्टिकिंग प्लास्टर्स पॉलिटिक्स। यानी कि जहाँ कहीं कोई खराबी हुई तो उसको आपने प्लास्टर लगा के ठीक कर दिया, या हम अपनी एग्जैक्टली, ज़बान में इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करें। यानी कोई एग्जैक्टली। लॉन्ग टर्म जो है वो सॉल्यूशन नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि लॉन्ग टर्म जो है ये मतलब शॉर्ट टर्म जो है वो मेंड कर देना, चीज़ों को रिपेयर कर देना, तो देखिए लॉन्ग इसमें टर्म जो, सॉल्यूशन इसके क्या हाँ, है? तो जो इस वक्त एक तो के स्टामर ने जो एक हल पेश किया है, वो कहते हैं कि हम डेवोल्यूशन करेंगे। डेवोल्यूशन क्या है कि आप मरकज से इख्तियारात ज्यादा से ज्यादा लोकल गवर्नमेंट्स को देंगे, आप बोरोज को देंगे, आपकी जो मुकामी हुकूमतें हैं आप उनको ज्यादा से ज्यादा बाख्तियार बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा फंड्स उनको दिए जाएंगे, जिसके नतीजे में वो अपने लोकल हवालों से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्लान करेंगे, चीजों को खर्च करेंगे, पैसों को, और वो वहां पे डेवलपमेंट करेंगे जो कि अल्टीमेटली पूरे मुल्क की एक तरक्की का सबब बनेगी। ये एक जी, लेकिन पॉलिसी है। उसके साथ-साथ जी, जी, इसके साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा है सर केयर स्टारमर ने कि जो है गवर्नमेंट से हमको इतना बिग चेक बुक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी डैमेज हो चुका है इकोनॉमी में, यानी कि रिवॉल्यूशन के बाद भी इतना फायदा नहीं होने वाला। बहरहाल ये आप बताइए इस बारे में। एक तो आप पॉलिसी बनाते हैं, फिर आया उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के आपके पास वसाइल भी रियासत के पास हैं या नहीं जी, है। वो जी, एक अपने तौर पे, रियासत के पास तो मसाइल नहीं है, रियासत तो एक जंगों की लग्जरीज के अंदर पड़ी हुई है। जी, रियासत तो जंगों के अंदर एक पैसे अरबों के हिसाब से पैसे वहां पे लगाए जा रहे हैं। तो ये जब ये हुकूमतें जो हैं ये इस किस्म की लग्जरीज के अंदर पड़ जाती हैं, तो फिर जो जरा सी कमजोर हुकूमत होती है, जाहिर है उसको चलाना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये डेवोल्यूशन की पॉलिसी जो चलाएंगे, उसके लिए फंडिंग भी तो चाहिए। कहाँ कहाँ पे आप फंड्स देंगे, कितने फंड देंगे, एग्जैक्टली। आया मरकज के पास इतने फंड्स अवेलेबल हैं कि जो एक डेवोल्यूशन की पॉलिसी चलाएंगे और वो तमाम नीचे उन वसाइल को और पैसे को नीचे तक लेके आएंगे जहाँ पे वो लोग इंडिपेंडेंटली अपनी पॉलिसी बना सकें। ये एक अपने तौर पे मसाइल हैं, लेकिन जी। मैं ये समझता हूँ कि शायद इससे भी मसाइल हल नहीं होंगे। ये हुँ, अकेला एक केयर स्टार्मर का जो एक नजरिया है, वो अपने तौर हुँ, पे अटेम्प्ट है, क्योंकि लेबर लेबर पार्टी बहरहाल उसके अंदर एक उसकी जो ओरिजिनल थीम है वो तो ट्रेड यूनियन के साथ अटैच है, वर्कर्स के साथ जी, उसकी एक अटैचमेंट है, और उसकी एक लोगों के मसाइल के साथ उसकी अटैचमेंट है। वो एक हुँ, अपर क्लास की नुमाइंदा लेबर पार्टी को उसको तस्वर नहीं किया जाता, बल्कि उसे एक लोगों की पार्टी तस्वर किया जाता है कि जी, जो कि उनके हकूक का, खास तौर पे उसकी इसके बहुत सारे ऐसे अदवार देखे जा सकते हैं जहाँ पे कि यहाँ पे बरतानिया के अंदर लेबर पार्टी जब इकतदार में थी तो यहाँ की ट्रेड यूनियन जो थी वो काफी स्ट्रांग थी, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के जमाने में, खासतौर पर मार्गरेट थेचर के जमाने में जो था, वो ट्रेड यूनियंस को खूब क्रश किया गया और हुँ, हुँ, यहाँ पे मजदूरों की आवाज को दबाया गया और उनके तमाम हकूक, उनके बहुत सारे हकूक उनके जो थे वो सल्व किए गए। ट्रेड यूनियन उसको उस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट की पॉलिसी भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई गई कि लोग जो है वो, जो मुलाजमीन एक फर्म्स के अंदर जाएंगे वो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होंगे, और कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का इख्तियार मालिक के पास हर वक्त मौजूद होगा। वो जब चाहे उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करे और वो वहां से निकल जाए। तो ये जो पॉलिसी थी, जाहिर है कि ये सारी चीजों को एक बहुत बड़े, एक बिग, एक बेसिक रिफॉर्म्स की जरूरत है यहाँ पे, जी, जिससे कि यहाँ के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, सरमायादार को और बड़े मैन्युफैक्चरर्स को टैक्स किया जाए हाई लेवल पे, या उनके लेवल को यहाँ पे पब्लिक सेक्टर मैदान में उतरे। पब्लिक सेक्टर, हम जो आमतौर पे थर्ड वर्ल्ड के अंदर देखा जाता है कि शायद कोई प्राइवेटाइजेशन जो है वो मसाइल का हल है। मैं समझता हूँ प्राइवेटाइजेशन जो होती है वो अपने तौर पे मसाइल की जड़ होती है, बुनियाद होती है, उसका हल नहीं होती। उसको एक लेवल से ऊपर अगर वो आ जाए और वो रियासत को कमांड करने लगे, जैसे कि इस वक्त हुँ, आप यहाँ पे बरतानिया के अंदर देख सकते हैं। बरतानिया में जो कंपनियां, खासतौर पे एनर्जी
सेक्टर के अंदर जो कंपनी जहाँ पे मौजूद हैं, उनके जो मुनाफा जात हैं और उनके जो इस वक्त उनकी जो माली स्ट्रेंथ है, वो बरतानिया की रियासत को झंझोड़ रही है। यही यही रियासत की वीकनेस होती है कि जहाँ पे आपका जो एंटरप्रेन्योर है, वो मजमूई तौर पे रियासत से अगर स्ट्रांग हो जाता है, तो फिर वो कार्टेल बना के वो फिर रियासत को जो है अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस चीज़ को डिस्करेज करने की ज़रूरत होती है, ताकि उसका उसका तरीकाकार यही है कि पब्लिक सेक्टर के अंदर जो है वो रियासत और इनके इदारे मौजूद रहें, और वो जहाँ पे हुँ, बड़ा इदारा हो चुका है, वहाँ पे वो अपनी एक पार्टनरशिप और अपनी इन्वेस्टमेंट्स का इज़ाफ़ा करें, ताकि जो एक प्राइवेट सेक्टर है, उसको कोई मुकम्मल फ्री हैंड ना मिले और वो अपनी मर्ज़ी की प्राइस, अब जैसे यहाँ पे एनर्जी का बड़ा खुला सबूत है कि जी। एनर्जी की प्राइसेज़ को प्राइवेट इदारे जो हैं, वो जिस तरीके से लूट-खसूट उन्होंने मचाई है कि उन्होंने कि उनके मुनाफ़ाजात जो हैं, वो कई गुना इज़ाफ़ा उनके अंदर हो चुका है। तो हुँ, ये एक हुँ, हुँ, लूट-खसूट हुँ। का बड़ी वाज़ेह मिसाल है कि जी, आपने जी। उस अगर उसको पब्लिक सेक्टर में रखा जाता, तो वो यकीनन हुँ, वो इस तरीके से उसके अंदर इज़ाफ़ा ना होता, बल्कि हुँ, वो एक सारी चीज़ें जो अब लोग सफ़र कर रहे हैं, लोग बड़े-बड़े भारी हुँ। बिल पे कर रहे हैं, 3 गुना, जी। 4 गुना बिल पे कर रहे हैं, ये ना होता। तो ये एक हुँ, मैं समझता हूँ इस हवाले से एक डेवोल्यूशन बहुत अच्छा आंसर है, लेकिन वो वहाँ हो सकता है जहाँ पे रियासत के पास पैसे जनरेट करने के लिए भी एक रिफ़ॉर्म्स की पॉलिसी हो। अभी हुँ, अभी तक कियर स्टारमर ने कोई मरकज़ के लिए कोई ऐसी पॉलिसी नहीं दी, जिससे कि यहाँ पे एक ऐसी एक प्रो वर्किंग क्लास जो एक पॉलिसीज़ यहाँ पे आएँगी, जिनके नतीजे में टैक्स की कलेक्शन और रियासत को स्ट्रॉन्ग बनाने के, रियासत के जो माली इदारे हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने का कोई एहतमाम किया जाए, जिसके हुँ। नतीजे में डेवोल्यूशन से लोकल गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फंड किया जाए। तो ये एक थोड़ा-सा इश्यू है अभी, जो अभी हल होना बाकी है, मैं समझता हूँ। जी, आप ये कहना चाह रहे हैं मतलब उसको थोड़ा-सा मैं समराइज़ करना चाहूँगी कि ये एक बैलेंस्ड अप्रोच हमें जो है वो अपनानी पड़ेगी गवर्नमेंट को कि जहाँ पे डिवोल्यूशन ज़रूरी है वहाँ पे की जाए और किस हद तक की जाए, किस हद तक प्राइवेटाइज़ेशन हो, किस हद तक नेशनलाइज़ेशन हो, किस इदारे में ज़रूरी है और किस इदारे में करने से फ़ायदा होगा और नहीं होगा। सो वी नीड टू अडॉप्ट बेसिकली अ बैलेंस्ड एक पॉलिसी होनी चाहिए। तो ये आपने बड़ी अच्छी बात की क्योंकि टोटल डेवोल्यूशन भी आई डू एग्री विद दैट। तो जहाँ पे जो चीज़ जो है वो बेहतर तरीके से पब्लिक के लिए पब्लिक इंटरेस्ट में है, उस तरीके से उन चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। तो अब एक थोड़ी-सी बात और करेंगे, उसके बाद हम ख़त्म करते हैं अपने शो को। आप इस साल में क्या देखते हैं कि जो इकोनॉमी है, उसके बेहतर होने के क्या चांसेज़ हैं? जैसा कि आपको पता है इंटरेस्ट रेट जो है बहुत दफ़ा पिछले 2 सालों में जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है और जो प्रेडिक्शन है इकोनॉमिस्ट की वो यही है कि बाय समर टाइम बाय मई जो है वो 6% तक जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड का बेस रेट जो है वो चला जाएगा। तो उसकी वजह से जो है वो प्रॉपर्टी मार्केट भी डाउन है और बस सब लोग मतलब सफ़र कर रहे हैं, मॉर्गेजेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं। आप क्या समझते हैं कि ये किस तरीके से ये जो सारी सिचुएशन है काम डाउन होगी? ये जो इकोनॉमी किस तरीके कब कब काम डाउन होगी इस देखिए, साल में? इस वक़्त तो क्या बैंक ऑफ चांसेज़ है? इंग्लैंड ने जो ऐलान किया है कि अगला साल, यानी ये साल जो स्टार्ट हो गया है, ये इंटरेस्ट रेट के राइज़ का साल है। तो जी। उन्होंने तो ये बात प्रेडिक्ट की है। तो ये अपने तौर पे तो बड़ी खतरनाक मैं समझता हूँ एक पेशीनगोइयाँ हैं कि जो यहाँ की इकोनॉमी को मज़ीद डिज़ास्टर की तरफ लेके जा रही हैं। और हुँ, इसमें क्योंकि अभी तक जो कंज़र्वेटिव की हुकूमत है, वो जिस तरीके से उनका इकोनॉमी को देखने का एंगल है, उसके अंदर तो ऐसा ही होगा। लेकिन हुँ, अगर ये लेबर पार्टी इस वक़्त मजबूर कर लेती है कंज़र्वेटिव्स को कि वो इलेक्शन की तरफ जाएँ, तो आगे हुँ, चांस बहुत ज़्यादा है कि लोग लेबर पार्टी को बड़ी भारी मेजॉरिटी में वोट देंगे। हुँ, अगर अगर लेबर पार्टी आती है, तो ये सारे का सारा सिलसिला जो है, मैं समझता हूँ एकदम से टर्न अराउंड होगा। तो उसमें वो प्रेडिक्शंस जो इस वक़्त के मौजूदा हालात में की जा रही हैं, कि एक एक मखसूस हालात के अंदर जो की जा रही हैं, ये बदल जाएँगी। ये सारी चीज़ें जो जी। है चेंज हो सकती हैं। हुँ, इसलिए मैं समझता हूँ कि इसके लिए सियासी चेंज की बेहद ज़रूरत है। अगर आप हुँ, सियासी हालात तो यही रखें, सुनक भी हुँ, रहे वज़ीर-ए-आज़म और इनका यही बैंक ऑफ इंग्लैंड रहे, यही मालियाती पॉलिसीज़ रहें, तो उसमें तो जो पेशीनगोई की गई हैं, उस तरीके से अवाम ने बिल आखिर ज़िबा होना है। तो जी। इससे निकलने के लिए तो ज़रूरी है कि लेबर पार्टी इस हद तक स्ट्रॉन्ग हो कि वो प्रेशर डाले हुकूमत पे कि वो जल्द से जल्द इलेक्शन करवाएँ, ताकि इस मालियाती बहरान से निकला जा सके। जैसे ही हम जहाँ पे इलेक्शन होंगे और लेबर पार्टी की कोई से होगी, मैं समझता हूँ कि सूरत-ए-हाल को एक नई पॉलिसीज़ के तहत ही चेंज किया जा सकता है,
वरना उसके बगैर अगर आप इन्हीं पॉलिसी को जारी रखेंगे, तो फिर तो इस साल में जो है ना, वो काफ़ी बड़ा एक लोगों को बहरान का सामना होने वाला है। ठीक है जी, बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छी बातचीत रही और उम्मीद है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी इससे यकीनन बेनिफिट हासिल करेंगे, इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे और जैसा कि कहते हैं देयर इज़ अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, तो वो उम्मीद यही रखनी चाहिए, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए पॉज़िटिविटी के साथ कि जो जनरल इलेक्शन के बाद हो सकता है कि चीज़ें चेंज हो जाए, गवर्नमेंट चेंज हो जाए, लेबर पार्टी इक़्तिदार में आ जाए, वो अपनी बेहतर रिफ़ॉर्म्स लेके आएँगे, तो हो सकता है कि चीज़ें चेंज हो जाए। बहरहाल कीप वर्किंग हार्ड and do enjoy your life and look after yourself and take care of yourself. Thank you so much and keep watching CMM and I'll see you soon with another show. Thank you.